आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा यूपी पुलिस की कांवड़ियों के छालों पर मरहम लगाने की भी है। यूपी के सुल्तानपुर में रामचैत मोची की दुकान में एक चप्पल की मुंहमांगी कीमत मिल रही है। दरअसल कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुल्तानपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने रामचैत मोची की दुकान पर एक चप्पल सिली थी और अब उस चप्पल को खरीदने की लोगों में होड़ मच गई है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की सिली हुई इस चप्पल की बोली 5 लाख रुपए तक पहुंच गई है। हालांकि रामचैत राहुल गांधी के हाथों मरम्मत हुई इस चप्पल को बेचने को तैयार नहीं है। कोई कभी हमें जानते नहीं थे कि रामचैत मोची कौन है, कहाँ रहता है। लोग इतने वो हो गए उतावले को मेरा फोटो खींचने भाग भाग के आ रहे हैं। हाँ जी, जो कभी कर्मचारी हमसे पूछा नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, क्या मिला, क्या चाहते हो, वो भाग भाग के हमारे घर पे आ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, बोलो रामचंद्र जी क्या चाहिए तुम्हें। यूपी के हापुड़ में पुलिस इन दिनों शिवभक्त कांवड़ियों की सेवा में जुटी है। हाफिजपुर थाने के प्रभारी आशीष पुंडीर ने मेरठ बुलंदशहर हाईवे पर कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाए हैं, जहां पुलिसकर्मी कांवड़ियों के पैरों में मरहम और दवाई लगा रहे हैं। पुलिस की ओर से बनाए गए इस शिविर में कांवड़िये अपनी कांवड़ को सुरक्षित स्थान पर रखकर आराम भी कर रहे हैं और इसके बाद आगे के सफर पर निकल रहे हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में एक माता पिता ने बेटी की ब्रेन डेड होने पर उसके 7 अंगों को दान किया है। दरअसल जिले के सांगवी गांव के 24 साल के विशाल मोइदे पिछले कुछ सालों से बीमार थे। लंबे इलाज के बाद डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया। हालांकि इससे पहले विशाल ने अपनी मां तोशीला से अंगदान करने की इच्छा जताई थी और जब विशाल का ब्रेन डेड हुआ तो उनके माता पिता ने अपने बेटे के 7 अंगों को जरूरतमंदों को दान कर दिया। तो उसकी मम्मी को वो बोल के गया था कि मेरे साथ अगर ऐसा कभी भविष्य में हो जाता है तो मेरे अंग दान कर देना। राजस्थान के भरतपुर में एक शातिर बदमाश ने पुलिस से बचने के लिए अपना गेटअप चेंज कर लिया और सूट पहनकर सिर पर दुपट्टा रखकर भागने लगा। हालांकि पुलिस ने घूंघट की आड़ में फरार हो रहे 5000 के इनामी बदमाश को धर दबोचा। यहां तक कि पेशी के दौरान भी बदमाश ने अपने चेहरे से घूंघट नहीं हटाया। बता दें कि बदमाश पर अवैध हथियारों की तस्करी का आरोप है और पुलिस पिछले कुछ समय से इस शातिर बदमाश की तलाश कर रही थी। उत्तराखंड के कई हिस्सों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते केदारनाथ यात्रा पर गए कई श्रद्धालु लिंचोली में बारिश के बीच फंस गए, जिसके बाद सभी श्रद्धालुओं को लिंचोली हेलीपैड लाया गया और वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। इसके साथ ही ऋषिकेश और हरिद्वार में गंगा नदी उफान पर है। हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है, लिहाजा प्रशासन की ओर से किसी भी चुनौती से निपटने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हुड़दंगियों और गैर जिम्मेदाराना पुलिस प्रशासन से जुड़ी हुई है। तेज बारिश में घुटनों तक जमा पानी में कोई किसी लड़की के साथ अपने रास्ते जा रहा हो तो भी लड़कियां इस देश में हुड़दंगियों की गिरफ्त में आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंबेडकर पार्क के पास ताज होटल पुल के नीचे का वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ताज होटल पुल के नीचे हुड़दंगियों ने एक बाइक को घेर लिया और बाण वाली सड़क पार कर रहे युवक और युवती पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें अभी तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ऐसे में जरूरी है कि हुड़दंगियों और गैर जिम्मेदार पुलिस प्रशासन से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। सरकार और सिस्टम को मुंह चिढ़ाता ये वीडियो तहजीब और अदब के शहर लखनऊ का है। देखिए इस वीडियो में कुछ युवक बाइक सवार एक लड़के और लड़की के ऊपर बारिश का पानी फेंक रहे हैं। एक बार की इस वीडियो को देखने पर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी का स्वागत किया जा रहा हो, लेकिन जैसे जैसे बाइक नजदीक आती जाती है वैसे वैसे इन युवकों के चेहरे से नकाब उतरता जाता है।
गोमती नगर इलाके में अंबेडकर पार्क के सामने सड़क पर जब पानी भरा तो वहां मौजूद युवकों ने बाइक सवारों से बदसलूकी की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक शर्मसार करने वाली घटना हुई कि जब कल बारिश हुई तो उस दौरान कई हुड़दंगियों ने राहगीरों को छेड़ा, यानी कि महिलाओं को छेड़ा। इसके साथ साथ कई लोगों को इस पानी डाला। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये वही जगह है जहां पर कल ये इंसिडेंट हुआ था। ठीक इसी जगह पर कल जो कई लोगों को, क्योंकि पानी भरा हुआ था और यहीं पर लोगों को रोक दिया गया था। रोकने के बाद उन पर पानी डाला गया, इसके बाद उनको पानी में गिराया गया। यही नहीं, इसके साथ साथ जो महिला और पुरुष आ रहे थे, उन महिला और पुरुष को यहीं पर रोककर उनके साथ छेड़खानी की गई और उनको यहीं पर गिरा दिया गया पानी में। और ये जो अराजक तत्व थे वो कई तादाद में थे, दर्जनों की तादाद में यहाँ पर मौजूद थे और वो सब अराजकता फैलाते रहे। हुड़दंगियों ने उनकी बाइक को आगे बढ़ने से रोका और पीछे से बाइक खींची। उन्होंने तब तक हुड़दंग मचाया जब तक कि महिला और पुरुष बाइक से गिर नहीं गए। हुड़दंगियों ने पहले लड़की पर पानी फेंका। लड़की का दोस्त हाथ से इशारा कर समझाता रहा, लेकिन आरोपियों ने एक नहीं सुनी। लड़की को बचाने के लिए वो बाइक से उतरने की कोशिश करता है। हुड़दंगियों से बचने में लड़की भी बाइक से गिर जाती है। गिरने के बाद आरोपियों ने लड़की से बैड टच किया। इस दौरान हुड़दंगियों ने हूटिंग भी की। घबराए लड़के ने किसी तरह भरे पानी में बाइक उठाई और दोनों वहां से चले गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तहजीब का शहर माने जाने वाले लखनऊ में ये सब शहर के वीआईपी माने जाने वाले इलाके में दिन दहाड़े हो रहा था। थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ के प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि लखनऊ पुलिस द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया है। अराजक तत्वों की पहचान करने के लिए उपलब्ध समस्त वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है और इस कार्य के लिए 3 टीमों का गठन भी किया गया है। समस्त दोषियों के खिलाफ शीघ्र सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इन हुड़दंगियों ने वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ा, जो कि स्कूटी लेकर सड़क से जा रहा था। एक तो वो पहले से परेशान थे, ऊपर से ये हुड़दंगी उन पर पानी फेंक रहे थे। इसका जो वीडियो सामने आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि युवक पैदल स्कूटी को खींच रहा है, लेकिन ये युवक लगातार उन पर पानी उछाल रहे हैं। इतना ही नहीं, उनमें से एक युवक ने गाड़ी को धक्का भी दे दिया और बुजुर्ग अपनी स्कूटी को संभाल नहीं सके और गिर गए। इसके बाद वो धीरे धीरे स्कूटी खींचते हुए वहां से निकले। ऐसा नहीं है कि ये युवक केवल बाइक वालों को ही निशाना बना रहे हों। इन्होंने वहां से धीमी स्पीड से गुजरने वाली कारों को भी नहीं बख्शा। चूंकि सड़क पर पानी भरा हुआ था, इसलिए गाड़ियां ज्यादा तेज नहीं चल पा रही थी, तो युवक उन कारों पर भी हाथों से पानी की बौछार कर रहे थे। एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जब किसी ने कार का गेट खोला तो वो उन्होंने जबरदस्ती गेट पकड़ लिया और लगातार वही बारिश का गंदा पानी कार के अंदर फेंकते रहे। इस दौरान कार सवार लोग लगातार गेट लगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पानी इतना ज्यादा फेंका जा रहा है कि वो गेट नहीं लगा पा रहे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से अराजक तत्वों ने पानी के बहाने छेड़छाड़ की, हुड़दंग मचाया, ऐसे में लोगों का क्या मानना है इस घटना को लेकर, क्योंकि कल से पूरा वायरल है। हालांकि भले ही आज सस्पेंशन की कार्रवाई हुई, अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सबके ऊपर कार्रवाई होगी और कोई नहीं छोड़ा जाएगा इसमें, जिस तरीके की घटना हुई है। हम और लोगों से भी पूछते हैं लखनऊ के, वो कैसा सोचते हैं। ये तो बहुत गलत चीज़ है, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए और जिन लोगों ने किया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको ढूंढा जाए कि कौन लोग हैं ऐसी बदतमीजी किए हैं। किसी की बहन बेटी है, हमारी बहन बेटी होती है या किसी की भी होती है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। लखनऊ को अदब का शहर कहते हैं और इस तरीके से जो हुआ, आप क्या कहेंगे? ये शर्मसार करने वाली घटना है, जिसके लिए खास तौर पे गवर्नमेंट पे इस पे संज्ञान लेना चाहिए। जब घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और हुड़दंगियों की हुड़दंग देखा तो फिर पुलिस ने उन पर जमकर लाठियां भांजी और सड़क से खदेड़ा। इस दौरान हुड़दंगियों का सड़क से भागते हुए वीडियो भी सामने आया है कि किस तरह पुलिस की लाठियां खाने के बाद वो वहां से भाग रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर घटना के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें हुड़दंगी बारिश के बीच आती जाती लड़कियों, महिलाओं, बुजुर्गों से बदतमीजी कर रहे हैं। कोई किसी स्कूटी सवार को धकेल कर सड़क पर भरे पानी में गिरा दे रहा है तो कोई चलती कार का गेट खोलकर उसमें गंदा पानी उड़ेल दे रहा है। एक जगह तो हुड़दंगियों ने बाइक से कपल को पानी में गिरा दिया और लड़की से छेड़छाड़ भी की। कल पानी बरसा, उसमें लोग गए, काफी ज्यादा लोगों को रोका, गाड़ियों में पानी डाला गया, आपने भी देखा हो कहीं ना कहीं। क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर?
सबकी माँ बहन होती है, लेकिन जो लोगों ने किया ये लोग बहुत गलत किए हैं। इसके लिए हम योगी आदित्यनाथ, श्रीमाननीय योगी आदित्यनाथ जी को कड़ा से कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। कहीं ना कहीं नवाब माना जाता है कि नवाबों का शहर है, तहजीब का शहर है, यहाँ पर सम्मान करते हैं एक दूसरे का, और ऐसे में छेड़खानी हुई, अब गाड़ियों को रोका गया, अंदर पानी डाला गया, इस तरीके की जो घटना अराजक तत्वों द्वारा की गई, लगता है कि कुछ अलग उनका मंशा थी इस तरीके से। लखनऊ नवाबों का शहर है और रहेगा, और पहले भी लोग यहाँ पे लेडीजों की रिस्पेक्ट किए हैं और करेंगे। ये मामला तब और बढ़ गया जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो को शेयर कर लोगों ने इन हुड़दंगियों पर कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। हालांकि पहले पुलिस ने एफआईआर में कहा था कि 15-20 अज्ञात युवकों ने वहां से गुजरने वाले लोगों पर बारिश का गंदा पानी फेंका, जिससे संक्रमणकारी रोग हो सकते हैं। थोड़ी देर में मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर तक पहुंच गया। इसके बाद पुलिस की 3 टीमें गठित हुई। हुड़दंग करने वाले युवकों की पहचान की गई और तलाश में पूरे शहर में रातों रात छापेमारी करके पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोच लिया और बाकी आरोपियों की भी तलाश में जुट गई। हम लोगों ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सब को वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की। राजधानी के वीआईपी इलाके में हुई इस घटना को मुख्यमंत्री योगी ने बेहद गंभीरता से लिया और बड़ा एक्शन लेते हुए 2 आईपीएस अफसर डीसीपी पूर्वी प्रबल प्रताप सिंह, एडीसीपी अमित कुमावत और एसीपी गोमती नगर अंशु जैन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। साथ ही एसएचओ गोमती नगर दीपक कुमार पांडे, चौकी प्रभारी समेत पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया गया। उसमें देखिए एफआईआर हो गई थी और उसमें धाराएं भी बढ़ाई गई हैं। लगभग 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है इसमें, और इसमें जो फुटेज है उसका एनालिसिस करके जो है बाकी लोग भी जो दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ सक्सेस कार्रवाई की जाएगी। जो दंपति दिख रहे हैं सर, उसमें क्या उनकी पहचान हो पाई अभी तक? अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है, उनसे संपर्क किया जाएगा और अभी इसमें जो भी फुटेज इसमें लोग आए हैं जो बदतमीजी करते दिखाई दे रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक सबूतों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 272, 285 और 74 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने, लज्जाभंग संबंधी के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। देखिए वो कुछ ना कुछ कमी तो रही है इससे में, तो उस चीज को कमी को हम मान सकते हैं, लेकिन उसकी पुनरावृत्ति ना हो। सभी को थानों को हमारे द्वारा जो है निर्देशित किया गया है कि अचानक कोई बारिश या इस तरह का माहौल होता है तो तुरंत उसको अटेंड किया जाए। सारी चीज में सर लिखा हुआ है कि जो घटना हुई है उसमें जो पानी है उसमें कीटाणु हो सकते हैं, तो क्या इसमें छेड़खानी वाली बात उतनी नहीं आ रही? नहीं, देखिए ये इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग होती है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि भाई एफआईआर में ही क्योंकि सारी चीजें आ जाए, तो विवेचना में भी सारी चीजें आती हैं और उसमें संबंधित धाराओं को जोड़ा भी जाता है। ये एक प्रोसेस है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की हरकतों पर कैसे लगाम लगाया जाए और इनके क्या उपाय हो सकते हैं। क्यों न परिवार के लोग इन्हें कुछ हफ्तों या महीनों के लिए घर में घुसने पर पाबंदी लगा दें। राखी का त्योहार पास ही है, क्यों न इनकी बहनें ये वचन मांगे कि वो हर एक महिला से सम्मान के साथ पेश आएंगे। क्यों न कोर्ट इन्हें ऐसी सजा देकर सबक सिखाए या सीखने पर मजबूर कर दे जो दूसरों के लिए नजीर बने। क्यों न इन्हें ऐसे दंड दिए जाएं जिससे इन्हें एहसास हो कि जो किया गलत किया, वो ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचें। ये कि कल की जो घटना थी, बारिश हुई, काफ़ी ज़्यादा लोग एंजॉय करने पहुंचे अम्बेडकर पार्क के उसके नीचे ब्रिज के, और वहां पर ऐसी घटनाएं हुई, कई वीडियो वायरल हुए। क्या कहेंगे उसको लेकर आप? देखिए ये बारिश का मौसम है, एंजॉय तो अपनी जगह है, ठीक है, एंजॉय सब करना चाहते हैं बारिश में, लेकिन ये थोड़ी ना है कि मतलब कि आप कोई भी जा रहा है लेडीज उसको भी छेड़ दे। ये तो गलत होना, जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, सही बात है। योगी आदित्यनाथ ने थाने सहित अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया है, सभी को, डीसीपी, एसीपी, एडीसीपी, थाना चौकी इंचार्ज, सबको, और बड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। हाँ, जो गवर्नमेंट को जो करना चाहिए वो अपने स्तर तक तो की है, लेकिन इसको संज्ञान में देखने के लिए यही हो सकता है कि उसको अलर्ट जारी किया जाए, जो मतलब कि प्रशासन को कानूनी कार्रवाई के लिए पहले रोड को उतरना चाहिए, देखना चाहिए, कैमरे पर नजर बनाना चाहिए, तभी ये घटना रोक सकती है। हालांकि ये कहना बेईमानी होगा कि हम कैसा समाज बना रहे हैं, और दिक्कत तब होती है जब हमारे आपके बीच में रह रहे लोग ऐसी हरकतें करने लगते हैं। इन्हें न शर्म होती है, न झिझक, और न ही किसी का डर या लिहाज। इनके हाथ उस लड़की को खींचकर बाइक से गिराते समय कांपते नहीं। कैसे इन्हें यह ख्याल भी नहीं आता कि यह हरकत कितनी तकलीफदेह है, कि कैसा ट्रॉमा ये उस युवती के जहन में क्रिएट कर रहे हैं। क्या इन्हें कानून का डर भी नहीं होता, क्योंकि जहाँ ये वाकया हुआ
वहाँ पास में ही पुलिस चौकी है। लेकिन सवाल है कि घटना के वक्त पुलिस वाले कहाँ थे? घटना हुई है जो, उसको लेकर आपके मन में क्या है कि इतने लोगों का हुजूम, चारों तरफ से घेर लेना, उसके बाद इस तरीके की कवायद होना? देखिए, इसका सीधा मतलब ये है कि लोगों में कानून का भाव नहीं रहा है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है उसमें इस तरह का कार्य होना ये बहुत ही निंदनीय है और इन लोगों पर यदि कार्रवाई नहीं की गई तो ये घटनाएं फिर कारित हो सकती हैं। इसलिए मैं माननीय योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस तरह के लोगों पर लगाम लगना बहुत जरूरी है। ऐसे में जरूरी है कि हुड़दंगियों और गैर जिम्मेदार पुलिस प्रशासन से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। राहुल प्रियंका ने वायनाड में आपदा पीड़ितों से की मुलाकात। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। केरल के वायनाड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से मची तबाही के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना ने अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को बचा लिया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ सेना के जवान भी मोर्चे पर डटे हुए हैं और लगातार लोगों को मलबे से निकाला जा रहा है। लेकिन रेस्क्यू में सबसे बड़ी दिक्कत बारिश बन रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक वायनाड में बारिश का ये सिलसिला जारी रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड का दौरा किया। इस दौरान राहुल और प्रियंका ने डॉक्टर मोपेन मेडिकल कॉलेज और मेपड्डी के राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों से मुलाकात की और लोगों से उनका हालचाल जाना। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में हादसे वाली जगह का भी जायजा लिया और कहा कि उम्मीद है सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने विभव कुमार पर सख्त टिप्पणी करते हुए गुंडा कहकर फटकार लगाई और पूछा, महिला से ऐसा बर्ताव करते शर्म नहीं आई? इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर 18 याचिकाओं को सुनने योग्य माना है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिकाओं में दावा किया गया है कि शाही ईदगाह का 2.5 एकड़ का एरिया मस्जिद नहीं है बल्कि श्री कृष्ण जन्मभूमि का गर्भगृह है। अब हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर 12 अगस्त को सुनवाई होगी। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से आप सांसद संजय सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने छात्रों को कानून बनाने में मदद करने का भी प्रस्ताव दिया है। उन्होंने छात्रों से कहा कि दिल्ली सरकार जो कानून बनाएगी उसमें फीस और हॉस्टल के नाम पर छात्रों के साथ हो रही लूट पर रोक लगाने की कोशिश होगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ 1 लाख के इनामी समेत 5 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। नक्सली मारवी देवा पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था, जिस पर पुलिस गश्त की रेकी करना और शासन प्रशासन के खिलाफ नक्सली पर्चे लगाने समेत कई मामले दर्ज हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में कल चंद घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो गई और सड़क से लेकर संसद तक पानी पानी हो गया। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में जलभराव देखा गया। ट्रैफिक में लोग घंटों फंसे रहे। मयूर विहार फेज 3 के सटे खोड़ा कॉलोनी के इलाके में खुले नाले के अंदर एक मां बेटे की डूबने से मौत तक हो गई। लेकिन सुबह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को इंडिया गठबंधन के नेता ने पोस्ट किया है और दावा किया कि नए संसद भवन की छत टपक रही है और इसे लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अगर 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनी संसद टपकती है और रखरखाव में ही कमी है तो इसका जवाबदेह कौन होगा? बारिश के मौसम में बरसात तो होगी ही, लेकिन दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश की राजधानी इस तरह डूबेगी तो सवाल उठेंगे ही। दिल्ली में हुई इस बारिश में झुग्गी झोपड़ियां डूबी। ओल्ड राजेंद्र नगर वाला इलाका डूबा, जहां हाल ही में बेसमेंट में डूबने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी।
इसके अलावा दिल्ली की दर्जनों कॉलोनियां और सड़कें डूबी तो सरकार की नाकामियों पर सवाल तो उठेंगे, लेकिन बड़ा सवाल तब उठता है जब बारिश में लुटियंस भी डूबने लगे। कहीं दिल्ली के रिहायशी इलाकों के तहखाने में बाढ़ का पानी भर जाए, इमारतें धंस जाए, स्कूल की दीवार ढह जाए तो भी सवाल उठेंगे। लेकिन जब नई संसद भवन की छत से पानी लीक करने लगे तो सियासत में सरगर्मी का बढ़ना लाजमी है और आसमान से बरसती बूंदों के बहाने सत्ता की नीति, नियत और लीकेज का सवाल उठने लगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए एक्स पर लिखा, इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है, भाजपा सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा होता है या फिर लीक सरकार बन गई है। बाहर पेपर लीक होता है, अंदर संसद लीक होती है। करीब करीब 3,02,000 करोड़ के ठेके उन कंपनियों को दिए गए जिन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। तो जिनसे आप रिश्वत खा के बैठे हैं उनसे काम कैसे कराएंगे? तो ये जो पहली ही बारिश में देश का संसद भवन जिसको बने अभी कुछ महीने हुआ है वो लीक करने लगा। पहली ही बारिश में प्रभु श्री राम का मंदिर, उसका गर्भगृह वो लीक करने लगा, वहां पे पानी गिरने लगा। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? देखिए, तो लीक सरकार है, पेपर लीक, हर चीज लीक, अब भवन भी लीक। इस नए भवन में पोर्टिको नहीं बनाया गया है जो सांसदों के निकलने का द्वार है, जबकि दूसरे गेट पर जिससे प्रधानमंत्री जी या उपराष्ट्रपति जी जाते हैं उस पर पोर्टिको है। चलिए, बारिश में भीगते हुए चले जाते। नीचे जब सीढ़ियों से पैर रखा तो उसमें मैं कह सकता हूं लगभग 1 फीट के आसपास पानी था। मैं देख रहा था महिला सदस्य, जो बुजुर्ग सदस्य थे, जो किन्हीं कारणों से शारीरिक रूप से फिजिकली चैलेंज, उनके लिए कल जिन कठिनाई का सामना करना पड़ा, ये मोदी सरकार की अदूरदर्शिता दिखाता है। एक बार तो यकीन करना मुश्किल हो गया कि 1200 करोड़ रुपए की लागत से बने संसद भवन में बारिश की चंद बूंदें सेंध लगा देंगी। लेकिन जब निगाह फर्श की खूबसूरत चित्रकारियों, चमकती दीवारों की नक्काशियों पर जाती है और लौटकर नीले रंग की उस बड़ी सी बाल्टी पर ठहर जाती है जो आसमान से बूंदों को समेट रही है। हाँ, ये बुलंद इमारत वही है, हमारा संसद भवन ही है, पुराना नहीं, नया वाला संसद भवन। और सरकार तो वाटर लीक सरकार तो होएगा ही। तो लेकिन पार्लियामेंट की लॉबी में लीकेज हुआ है। पार्लियामेंट के लॉबी, इट्स नॉट अ पार्लियामेंट, इट्स एन एडिफिस टू नरेंद्र मोदी जी ईगो। आपको लगता है बहुत जल्दबाजी में ही बनाया गया, इस वजह से इस चीजें हुई? तो हम पहले दिन से कह रहे हैं, भारत मंडपम को देखिए ना, पेरिस में भी है प्लास्टो एक्सपोजिशन जहाँ पे ये सब इवेंट्स होते हैं। जितना भी बारिश हो जाए, कहीं देखे, कहीं सिविलाइज कंट्री में जो मेन आपका शो पीस है वहाँ से पानी गिरता हो। और ये पार्लियामेंट तो हमने कहा था, ये तो पार्लियामेंट है ही नहीं, ये तो इट्स एन एडिफिस टू नरेंद्र मोदी ईगो। And since his ego has taken such a hit in these elections, it's only natural that water will leak from here. ऐसा है कि इन लोगों की जो है वो मानसिक संतुलन लीक हो गया है। अब अगर मानसिक संतुलन इनका कुछ लोगों का लीक हो जाए तो वो इसी तरह के जो है वो मनगढ़ंत झूठे अनर्गल बातें करेंगे। अरे भैया, जो भी आपने पेपर लीक का कहा, वो खुद जो है वो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने स्पष्ट किया, कार्रवाई शुरू हो गई, कार्रवाई हो भी रही है। जिन राज्यों में हुआ ये गड़बड़ झाला उसकी कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब आपका जब मानसिक संतुलन लीक कर गया तो उसका इलाज तो जो है वो कोई अच्छा जो है वो मानसिक जो चिकित्सक है वही कर सकेगा। ये तो अच्छा हुआ कि केंद्र में बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू ने दिल्ली में हुई बारिश को प्राकृतिक आपदा बता दिया। देखिए, पेपर लीक तो एक टेक्निकल इशू है
बाकी एयरपोर्ट लीक और संसद लीक ये प्राकृतिक प्रकोप है। इस बार वर्षा ने कई स्थानों पर इतना कहर ढाया है कि पहाड़ धसक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, गांव के गांव बह गए हैं और उसी का असर हमारी संसद पर और हमारे एयरपोर्ट पर भी पड़ा है। यद्यपि ये बहुत एक संवेदनशील मामला है। जब संसद लीक के मामले में राजनीति शुरू हुई तो बीजेपी बचाव में उतर आई। अब बीजेपी याद दिला रही है कि आज संसद टपकी तो शोर क्यों? ये नेता तब क्यों चुप थे जब 14 बरस पहले पुरानी संसद टपकी थी? तब अंग्रेजों को दोष क्यों नहीं दिया? संसद भवन की टपकती छतों पर ये तमाम सियासत हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि दिल्ली के खुले नाले में बहकर 22 साल की मां और 3 साल के बेटे की मौत हो जाती है, तो उसका गुनहगार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूटना जाए, इससे सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 126 अंक उछलकर 81,868 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 60 अंकों पर चढ़ा। ये 25,010 पर पहुंच गया। आईटी, टेक और ऑटो समेत कई सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। देश के जीएसटी कलेक्शन में पिछले महीने जुलाई में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली। ये 10.3% बढ़कर 1,82,075 करोड़ रुपए हो गया। पिछले महीने जीएसटी कलेक्शन के जरिए सरकार के खजाने में 1.74 लाख करोड़ रुपए आए थे। जापान की कार मेकिंग कंपनी निसान इंडिया ने अपनी नई एसयूवी एक्सट्रेल को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इस कार को पर्ल व्हाइट, डायमंड ब्लैक और शैंपेन सिल्वर जैसे 3 रंगों में बाजार में उतारा है। इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए है। कार कंपनी होंडा मोटर ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी को चीन में पेश किया है। होंडा के इस इलेक्ट्रिक एसयूवी का नाम होंडा YES7 रखा गया है। अब इसकी कीमत का खुलासा नहीं हुआ है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। प्रगति मार्ग में आज बात होगी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले एक और शूटर स्वप्निल कुसाले की, जिनकी कामयाबी की कहानी कुछ क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी से मिलती जुलती है। स्वप्निल ने पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में मेंस कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत की मेडल टैली में इजाफा किया है। मैंने स्कोरबोर्ड नहीं देखा था, कौन कितने रैंक पे है, मेरा रैंक क्या है। मैं बस मेरा प्रोसीजर और मेरा जो फॉलो थ्रू है वो सब के ऊपर ध्यान देता गया। एंड खुद के ब्रीथ के ऊपर मोस्टली मैंने ध्यान दिया कि मेरी ब्रीथ काम रहे, मेरी बॉडी काम रहे, और वही चीज़ मुझे एक यहाँ लेवल पर लेके आई। ऑब्वियसली एक प्राउड फील होता है, आंखों में आंसू भी आते हैं जब इंडिया का फ्लैग एक दूसरे देश में हम लहराते हैं। लक्ष्य पर निगाह थी, निशाना अचूक था। पेरिस ओलंपिक में एक बार फिर तिरंगा शान से लहरा, क्योंकि यहाँ एक और भारतीय शूटर ने इतिहास रचा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के स्वप्निल कुसाले ने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। शूटर स्वप्निल ने ये मेडल 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की मेंस कैटेगरी में जीता है। उन्होंने कुल 451.4 अंक हासिल किए। खास बात ये रही कि 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में भारत ने पहली बार कोई मेडल जीता है। स्वप्निल की इस कामयाबी पर उनका परिवार बेहद खुश है। आज तक मैंने जो मेहनत की उसके लिए आज मेरा उसका मांग पूरा कर दिया उसने। आज मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मेरे देश का नाम, मेरे तिरंगा का नाम और तिरंगा लहराया उसने। मुझे बहुत आनंद है। बहुत अच्छा खुशी हो रही है हम सबको। हमारे पूरे गांव के लोग हमारे घर में आए हैं, मेरे मित्र परिवार सभी लोग यहाँ पर है। खुशियाँ ही खुशियाँ हो रही है। अभी उसको मुझे मेरा भाई जो अभी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए, मुझे बहुत गर्व है उसके ऊपर कि उसने कुटुंब के लिए नहीं तो अभी उसने देश के पूरे देश के लिए उसने तिरंगे की मान ऊंची कर ली है।
सबसे ज्यादा खुश तो हैं स्वप्निल कुसाले के कोच विश्वजीत शिंदे, जो स्वप्निल के इस इम्तिहान में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले और आज उनकी कामयाबी में अपनी कामयाबी को देख रहे हैं। बहुत बहुत खुशी हो रही है। मेरा बच्चा आज ओलंपिक का मेडल मिला। हमारा महाराष्ट्र का क्रीड़ा प्रबोधनी में उसका जन्म हुआ और 2017 के बाद वो मेरे रेलवेज में आया और रेलवे का भी आज हमारे सब खिलाड़ियों ने उसको मैं बता नहीं सकता, इतना सुख मिल रहा है कि हमारे नासिक क्रीड़ा प्रबोधनी, पूना, महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का इतना शूटिंग रेंज, ये सिर्फ पैदा हुआ था ओलंपिक का मेडल लाने के लिए। आज उस सब की खुशी मिल रही है। हम कोचिस को तो हमारा बच्चा है, उसका जीतना तो हमारे लिए सबसे सुखमय है। स्वप्निल की इस कामयाबी पर कोल्हापुर में जश्न का माहौल है। सड़कों पर पटाखे फूट रहे हैं, मिठाइयां बंट रही हैं, घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। मां भगवान की मूर्ति के आगे माथा टेक कर ईश्वर का आभार जता रही है। स्वप्निल की इस कामयाबी पर पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बधाई दी। पीएम ने अपने बधाई संदेश में लिखा, स्वप्निल कुसाले का असाधारण प्रदर्शन। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई। उनका प्रदर्शन इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने बेहतरीन लचीलापन और कौशल दिखाया है। वो इस श्रेणी में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट भी हैं। हर भारतीय खुशी से भर गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उन्हें महाराष्ट्र की जनता की ओर से बधाई दी और हर संभव मदद की बात कही। ओलंपिक में स्वप्निल कुसाले इसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है, इसलिए मैं उसका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उनके कोच हो, उनका परिवार हो, उन सभी लोगों का अभिनंदन। ये हमारे महाराष्ट्र के लिए गौरव है, महाराष्ट्र का अभिमान है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये स्वप्निल कुसाले जो है उसको जो भी सहयोग लगेगा वो निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। 28 साल के स्वप्निल 2012 से इंटरनेशनल शूटिंग इवेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ओलंपिक के लिए उन्हें 12 साल लंबा इंतजार करना पड़ा। ये इंतजार पेरिस ओलंपिक के साथ खत्म हुआ और उन्होंने अपने पहले ही ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। शूटिंग में करियर बना रहे स्वप्निल के रोल मॉडल भारतीय क्रिकेटर और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं, जो उनकी ही तरह कभी भारतीय रेलवे में टीसी थे। स्वप्निल भी सेंट्रल रेलवे में टीसी है। ऐसे में आज उनकी इस ऐतिहासिक कामयाबी पर सेंट्रल रेलवे के अधिकारी भी गर्व महसूस कर रहे हैं। आज पेरिस ओलंपिक से बहुत ही अच्छी खबर आई है कि हमारे एक टीसी हैं पूना में, श्री स्वप्निल कुसाले जी, उनको 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है और चूंकि रेलवे एम्प्लॉय हैं मध्य रेलवे के, तो हमें मध्य रेलवे को बहुत बड़ा गर्व है उन पर। वो हमारे साथ जुड़े, हमारे लिए ये गर्व की बात है और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो अभी तो उनका खेलने का समय है, इसलिए पूरी तरह से वो खेल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और इसके बाद जब उन्हें लगेगा कि भाई कुछ और भी चीजें करनी है तो फिर वो उसके हिसाब से वो वापस हमसे जुड़ेंगे। पेरिस में भारत का झंडा बुलंद करने वाले स्वप्निल कुसाले एक साधारण किसान परिवार से हैं। पिता और भाई जिला स्कूल में शिक्षक हैं, जबकि मां कंबलवाड़ी गांव की सरपंच है। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर अपनी ही एक फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में सब कैटेगरी बना सकती है। इस व्यवस्था से आरक्षण का फायदा मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को अधिक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटा के भीतर कोटा तर्क संगत अंतर के आधार पर होगा। इसे लेकर राज्य मनमानी से काम नहीं कर सकते। इसके साथ ही आरक्षण को लेकर राज्यों की गतिविधियां न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को देते हुए 2004 में ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा बेंच ने 2004 में दिए उस फैसले को दरकिनार कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST कोटे में सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। जस्टिस भूषण आर गवई ने सामाजिक लोकतंत्र की जरूरत पर दिए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण का हवाला देते हुए कहा कि पिछड़े समुदायों को प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि SC/ST के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि हम मानते हैं कि सब कैटेगरी की अनुमति है, लेकिन जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी ने इससे असहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले को लेकर हमने तेलंगाना सरकार के वकील श्रवण कुमार समेत कुछ और लोगों से भी बात की और उनकी राय जानी। ये इंडिपेंडेंस है, इंडिया में इस तरह का ये डिसीजन कभी भी नहीं हुआ। जो जिस जातियों को इंडिपेंडेंस आने के बाद अपना पॉपुलेशन के हिसाब में, अपना बैकवर्डनेस के हिसाब से जो रिजर्वेशन नहीं मिला वो मिलने के लिए ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट जजमेंट है। ये इससे स्टेट्स को पावर मिल जाएगा। पहले स्टेट्स को पावर नहीं है, केवल पार्लियामेंट को ही पावर है, तो तभी इसको बनाना है। जो क्लासिफिकेशन इस तरह का एक चेन्नई वाला जजमेंट था, वो पहले आंध्र प्रदेश से ये इमर्ज हुआ था, तो उस जजमेंट को आज रिवर्स कर दिया 6:1 हिसाब से। तो मेजॉरिटी जजमेंट आज है कि सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एकदम डिसीजन सही है। जो जरूरतमंद है, जिसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब जो पीछे रह जाते हैं, जिनको कुछ मदद नहीं मिल पाती है, उनके लिए एकदम बढ़िया रहेगा, वो भी आगे आएंगे। सब इस तरह से जो है सोशल इम्प्रूवमेंट होगा सबके अंदर एक इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ेगा। तो इसका फायदा जितना अच्छा मिले उतना अच्छा है। और कोर्ट का अगर डिसीजन है तो मोस्ट वेलकम है। सरकारों को कहा है कि वो अपने हिसाब से इसको निर्धारित कर सकती है, तो आपको लगता है सरकारों को इसको अपने हिसाब से अप्लाई कर देना? एकदम सारी स्थितियां देखते हुए, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अलग स्थितियां हैं, अलग सिचुएशन है, उसको देखते हुए जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए अगर एक नया अवसर है तो उसको बिल्कुल उनको मिलना चाहिए और राज्य सरकारों को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि जिसको आज तक आरक्षण नहीं मिल रहा था वो भी आरक्षण के कैटेगरी में आएंगे और उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अभी तक लग रहा नहीं था, ऐसे में क्या इससे नुकसान ये था कि जो ऑलरेडी पहले से आरक्षण ले रहे थे उन्हीं को आरक्षण मिल रहा था, जो वास्तविक में आरक्षण वाले लोग थे उन तक नहीं पहुंच पा रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा फैसला आया है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। बिल्कुल फायदा होगा और बहुत फायदा होगा। बहुत अच्छा डिसीजन आया अगर ये आया है तो। जिनको मिल रहा था उन्हीं को मिल रहा था, जो मेन जो लेने वाले थे उनको मिल नहीं पा रहा था। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।